balance sheet of Adil and Sameer, who share profits in the ratio of 2:1 as on 31st March 2018. Balance sheet on the liability side, capital accounts, investment fluctuation reserve. ये क्या है रिजर्व, ये आज हम पढ़ने वाले हैं. What is investment fluctuation reserve? Then general reserve, creditors, bills payable. On the asset side, land and building, investment debtors, goodwill अंडरलाइन करो. बैलेंस शीट में गुडविल दिया हुआ है, क्या करना है इसका हम देखेंगे. P&L अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एंड कैश अकाउंट. तो हमने अकाउंट्स ओपन किए हैं. सबसे पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट. फर्स्ट स्टेप हम सभी ले सकते हैं. ट्रांसफर द बैलेंसेस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट to their respective capital account. Transfer balance of cash in cash account. Transfer general reserve amongst all partners. The amount of general reserve distributed amongst all partners. ठीक, तो जल्दी से ये दो स्टेप ले लेंगे. कैपिटल, कैश, रिजर्व के बैलेंसेस ट्रांसफर करो और रुक जाओ. जल्दी करेंगे. कैपिटल्स ऑफ आदिल एंड समीर. Capitals of Adil and Sameer, 90,000, 48,600. And 48,600. Cash balance 30,600. Reserve 12,000 divided in Adil and Sameer in their profit sharing ratio, which is 2:1. तो 12,000 को 2/3 and 1/3 में हम डिवाइड करेंगे by general reserve. रुक जाएंगे सभी. क्वेश्चन में जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं या एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं, वो हमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं ओल्ड पार्टनर्स में. अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हमको मिलता है जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड. इसमें जो अमाउंट है दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. हमने अभी तक वो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था. ये पार्टनर का ही पैसा है तो पार्टनर को ही वापस किया जाता है. बिफोर एडिशन इस प्रॉफिट पे अधिकार रहेगा ओल्ड पार्टनर्स का, तो हमने इसको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. अब आपको ये प्रॉफिट्स एंड लॉसेस मिलते हैं जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड के P&L अकाउंट के नाम से. अगर मैं असेट साइड चेक करती हूँ तो असेट में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है. दैट मींस इट इज फॉर्म्स एक्यूमुलेटेड लॉस. लॉस है तो वो मुझे पार्टनर्स में डिवाइड करना पड़ेगा और इसीलिए ये P&L को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंगस्ट ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि ये ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ है. असेट में है तो P&L को हम लिखेंगे ऑन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू P&L अकाउंट. टोटल अमाउंट ऑफ P&L अकाउंट इज 12,000. अगेन इस 12,000 को हम डिवाइड करेंगे 2/3 and 1/3. दैट मींस 8,000 and 4,000. नाउ ऑन द एसेट साइड P&L अकाउंट के बाद आपको और भी कुछ एक ऐसी एसेट दी है जो एसेट आप रियलाइज्ड या उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती, उसको हम कोई भी रिवैल्यूएशन नहीं कर सकते हैं. ऐसी एसेट क्या नाम से आपको दी हुई है? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट. एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस इट इज अगेन अ एक्यूमुलेटेड लॉस. ये लॉस को भी मुझे डिवाइड करना पड़ेगा अमंगस्ट ओल्ड पार्टनर्स. तो एक्यूमुलेटेड लॉस एडवर्टाइजमेंट 12,000 है, तो ये 12,000 को हम डिवाइड करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में. एसेट में दिया है इसीलिए ऑन द डेबिट साइड. एडवर्टाइजमेंट
पढ़ेंगे एडजस्टमेंट। ऑन 1st April 2018 Raju was admitted into partnership on the following terms. Raju pays 30,000 as his capital for 1/4 share. Then Raju pays 15,000 for goodwill. Half the sum is to be withdrawn by Adil and Samir. RDD is created at 10%. अगर मैं फर्स्ट 2 पॉइंट देखती हूँ तो ये प्योरली रिलेटेड है न्यू पार्टनर से रिलेटेड। ये न्यू पार्टनर से रिलेटेड होने के कारण इसको हम सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि न्यू पार्टनर फॉर्म में वो एडमिट होगा आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो सबसे पहले हम करेंगे एडजस्टमेंट नंबर 3। RDD इज क्रिएटेड एट 10%, दैट मींस डेटर्स पे हमें RDD क्रिएट करना है। तो मैं चेक करती हूँ क्या ओल्ड बैलेंस शीट में हमें RDD दिया हुआ है क्या? तो ओल्ड बैलेंस शीट में कहीं भी आपको RDD दिया हुआ नहीं है, तो हमें डायरेक्टली ये 10% की ही एडजस्टमेंट करनी है। RDD इज अवर लॉस, तो सबसे पहला इफेक्ट हम शो करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। तो डेटर्स है 39,000 पे RDD इज 10%, दैट मींस 3,900, ये हमारा लॉस है। तो सबसे पहले हम RDD का इफेक्ट शो करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में 3,900। रिवाइज्ड फिगर ऑफ डेटर्स हम पोस्ट करेंगे ऑन द एसेट साइड। 39,000 ओल्ड वैल्यू था, इस पे हमने अभी डाउटफुल डेट्स क्रिएट किए हैं 3,900, यानी 35,100 is the revised figure of debtors. Done. Now next, the value of land and building is appreciated by लिखा है by 30,000, यानी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 30,000 से अप्रिशिएट हुई। अप टू वर्ड नहीं दिया है, बाय दिया है, यानी 30,000 से मुझे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ाना है, यानी मेरी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 30,000 से इंक्रीज हुई, मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हुई, यानी मेरे लिए वो प्रॉफिट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय लैंड एंड बिल्डिंग 30,000। रिवाइज्ड फिगर हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, ओल्ड वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वो 75,000, एप्रिशिएटेड यानी एप्रिसिएशन हो रहा है 30,000, 1,05,000 is revised figure, current figure of land and building. Now, सबसे पहले हम फिफ्थ के पहले हम सिक्स्थ एडजस्टमेंट करते हैं, फिर हम फिफ्थ करते हैं, क्योंकि वहां पे मुझे काफी एक्सप्लेनेशन देना है। एडजस्टमेंट 6, sundry creditors are to be valued at 62,250. That means at the time of admission, creditors valued at 62,250, यानी उनकी वैल्यू अब आ चुकी है 62,250 पे, यानी मुझे रिवाइज्ड बैलेंस शीट में क्रेडिटर शो करने हैं एट रिवाइज्ड फिगर, दैट इज करंट फिगर जो आपको दी है 62,250। तो मैं इस करंट वैल्यू को कंपेयर करती हूँ विद ओल्ड वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स। तो मैं ओल्ड बैलेंस शीट में देखती हूँ क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 63,000, वो 63,000 की फिगर आ चुकी है एट 62,250, यानी क्रेडिटर्स की वैल्यू में इंक्रीज है या डिक्रीज है। जो 63,000 के क्रेडिटर्स थे अब 62,250 होने वाले हैं, यानी मेरे क्रेडिटर्स की वैल्यू कम होने वाली है, मेरी लायबिलिटी कम होने वाली है। लायबिलिटी अगर कम होती है तो वो मेरे लिए क्या रहेगा? प्रॉफिट रहेगा। तो वो प्रॉफिट पहले हम शो कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। 63,000 के क्रेडिटर्स 62,250 पे आ चुके हैं, दैट मींस क्रेडिटर्स की वैल्यू डिक्रीज्ड बाय 750, तो वो मेरा प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि ये 750 अब मुझे पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी वैल्यू कम हो चुकी है। तो रिवाइज्ड क्रेडिटर्स हम पोस्ट करते हैं लायबिलिटी में। क्रेडिटर्स 63,000 डिक्रीज बाय 750, और इसीलिए रिवाइज्ड फिगर आ चुकी है क्रेडिटर्स की 62,250,
यहाँ तक सभी पहले आ जाए। नंबर 5, इन्वेस्टमेंट्स वर रिड्यूस्ड बाय 22,500 यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 22,500 से रिड्यूस हुई यानी कम हुई, डिक्रीज हुई, यानी मेरे लिए इन्वेस्टमेंट के ऊपर लॉस हुआ क्योंकि इन्वेस्टमेंट मेरे लिए असेट है। असेट की वैल्यू अगर कम होती है तो मेरे लिए वो लॉस है। अब ये लॉस को इस क्वेश्चन में हम रिकॉर्ड करने का मेथड अलग है क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको लायबिलिटी में कुछ तो भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व करके दिया हुआ है। क्या है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसको पहले समझते हैं और फिर ये ट्रीटमेंट को हम रिकॉर्ड करेंगे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर मैं किसी को भी रिजर्व कहती हूँ या फंड कहती हूँ तो इसका कुछ ना कुछ पर्पस है। रिजर्व यानी हमने अपने प्रॉफिट से अलग से रखा हुआ अमाउंट, ये अलग से जो हम अमाउंट रखते हैं उसको हम रिजर्व कहते हैं। हर एक रिजर्व का, हर एक फंड का अपना अपना पर्पस होता है। तो क्या है इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का पर्पस, ये सबसे पहले हम क्लियर करते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का पर्पस ये है कि अगर हमने जहां पर भी इन्वेस्टमेंट की है उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर मुझे लॉस होता है तो वो लॉस को मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा और वो एडजस्टमेंट के लिए मैंने ये रिजर्व क्रिएट किया। बट नेचुरल है, अगर मैं कहीं इन्वेस्ट करती हूँ तो मुझे ये सोच के चलना है कि मेरा पैसा डूब भी सकता है या मुझे उससे ज्यादा भी प्रॉफिट मिल सकता है। अगर मेरा पैसा डूबता है तो उसके लिए उस लॉस को कंपेंसेट करने के लिए, उस लॉस को एडजस्ट करने के लिए हम तैयार रहें। तो वो तैयार जो हमें रहना है वो हमें कैसे रहना है? बाय क्रिएटिंग रिजर्व। यानी हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में से कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट हम रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे और उस रिजर्व को हमने नाम दिया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और इस रिजर्व में हमने जो अमाउंट ट्रांसफर की है ये अमाउंट आपके लॉस को एडजस्ट करने वाली है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बेसिकली क्या है कि अगर इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपका लॉस होता है तो हमको वो लॉस सस्टेन करने की ताकत चाहिए। तो वो ताकत आएगी बाय क्रिएटिंग रिजर्व। वो रिजर्व को क्रिएट करके अगर हम ये रिजर्व क्रिएट करते हैं और लॉस भी होता है तो हम उस लॉस को कंपेंसेट कर सके, एडजस्ट कर सके। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि इन्वेस्टमेंट, सपोज हमारी इन्वेस्टमेंट है 50,000 की, हमने रिजर्व क्रिएट किया सपोज 5,000 का, यानी हमने अलग से पैसा जो रखा है वो कितना अमाउंट रखा है 5,000। यानी मैं ये रेडी हूँ कि अगर 5,000 तक लॉस होता है तो वो मेरे पास कितनी तैयारी है, उतना लॉस में सस्टेन कर सकती हूँ। मैंने ऑलरेडी इस लॉस को एडजस्ट करने के लिए सारी प्रोसीजर करके रख दी हूँ कि 5,000 तक मैं लॉस सस्टेन कर सकती हूँ। बट 5,000 के ऊपर अगर लॉस जाता है तो वो मुझे बेयर करना पड़ेगा। तो मैंने रिजर्व में 5,000 प्रॉफिट में से अलग से पैसा डाल के रखा। उस जो अलग से मैंने पैसा डाल के रखा उसको मैंने नाम दिया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसका क्या मतलब है कि अगर इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमारा लॉस होता है तो 5,000 तक लॉस में बेयर कर सकती हूँ। मैंने ऑलरेडी मान के चला कि मेरा 5,000 का लॉस होगा तो मैंने अलग से वो 5,000 लॉस करके अलग से रखे हुए हैं, तो इसको मुझे एडजस्ट करना है। ठीक, अगर सपोज इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मेरे लिए 50,000 है बुक्स ऑफ अकाउंट में, बट मार्केट में अगर वो 48,000 पे दिख रही है इन्वेस्टमेंट, यानी 50,000 मेरे लिए वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी बट मार्केट में उसकी वैल्यू 48,000 है, यानी इस एग्जांपल में मेरा लॉस कितना हुआ, 2,000 का लॉस हुआ। और 2,000 के लॉस तक मेरी तैयारी है। मैंने कहां तक
करवा दूं तो ये 2000 में लॉस बेयर कर सकती हूँ, कंपनसेट कर सकती हूँ, एडजस्ट कर सकती हूँ। मेरे पास मैंने ऑलरेडी लॉस करके 5000 अलग से रखे हुए थे कि ये 5000 मेरा लॉस होगा, बट लॉस एक्चुअल में हुआ कितना, 2000 हुआ। यानी इस रिजर्व में कितना एक्सेस अमाउंट अभी भी है, 3000। ये 3000 ये एक्सेस अमाउंट हमें पार्टनर्स में बांट देनी पड़ती है। अगर वो लॉस कम होता है तो बचा हुआ पैसा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये अमाउंट आपने प्रॉफिट में से निकाला था, तो इसमें अगर अमाउंट बचती है तो वो प्रॉफिट के ऊपर हकदार पार्टनर्स रहेंगे, उसको पार्टनर्स में बांट दो। एक बार वापस इन्वेस्टमेंट अगर मैं करती हूँ तो ये मुझे मान के चलना है कि इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर मेरा लॉस हो सकता है। ऑल प्रोबेबल लॉसेस को कंसीडर करके अकाउंटिंग होता है। तो जहां पर मैंने इन्वेस्टमेंट की, मैंने मान लिया था कि जहां पर भी मैंने इन्वेस्टमेंट की उसके ऊपर लॉस होता है, तो वो लॉस को एडजस्ट करना मुझे आना चाहिए। तो बिजनेस क्या करता है, उस लॉस की तैयारी कर देता है बाय क्रिएटिंग रिजर्व। जितना भी प्रॉफिट हुआ उसमें से सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट वो अलग से ट्रीट कर देता है कि ये लॉस हो चुका है। तो बिजनेस ने अलग से 5000 रुपए निकाल के रखे, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ। ये अलग से जो 5000 रुपए निकाले उसको उसने नाम दिया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसका क्या पर्पस है कि अगर इन्वेस्टमेंट के ऊपर लॉस होता है तो हम वो लॉस को इस रिजर्व में से एडजस्ट कर सकते हैं, कंपेंसेट कर सकते हैं। फिर हमने देखा हमारे लिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50,000 थी, बट मार्केट में उसकी वैल्यू आज 48,000 है। यानी इन्वेस्टमेंट के ऊपर हो गया लॉस। कितना लॉस हुआ, 2000 लॉस हुआ। मैंने तैयारी कहां तक कर ली थी, 5000 तक कर ली थी, यानी मैं लॉस को एडजस्ट कर सकती हूँ। 5000 में से मैंने 2000 एडजस्ट कर देंगे, यानी इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्या एंट्री है वो देखेंगे। 5000 में से 2000 लॉस में आराम से एडजस्ट कर दूंगी, यानी इस रिजर्व में और भी एक्सेस अमाउंट रहेगी। कितनी, 3000 को हम क्या कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो 3000 रुपए है वो प्रॉफिट में से निकाले हुए हैं, तो वो प्रॉफिट का पैसा नए पार्टनर आने के पहले ओल्ड पार्टनर्स में बांट, और इसीलिए ये एक्सेस अमाउंट हमें पार्टनर्स में बांटनी पड़ेगी। अब दूसरा एग्जांपल, सपोज 50,000 की इन्वेस्टमेंट है और अगर मार्केट में उसकी वैल्यू 40,000 है। मेरे लिए उसकी वैल्यू कितनी थी, 50,000, पर मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी है, 10,000। यानी अगेन मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट पे लॉस हुआ। 50,000 की इन्वेस्टमेंट मुझे सिर्फ 40,000 ही मिलने वाले हैं, यानी मेरा लॉस हुआ 10,000। यानी ये 10,000 का लॉस मुझे बेयर करना पड़ेगा, बट इसमें से मैंने ऑलरेडी 5,000 तक लॉस मान लिया था। कितना लॉस मान लिया था, 5,000 तक मेरी तैयारी थी, यानी अब मुझे कितना एडिशनल लॉस बेयर करना पड़ेगा, 5,000। तो ये लॉस को रिकॉर्ड किया जाता है थ्रू रिवैल्यूएशन। जो एडिशनल लॉस हो रहा है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो एडिशनल लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो किया जाता है। यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जो पैसा आप ट्रांसफर करते हो वहां तक आप लॉस को एडजस्ट कर सकते हो। मेरे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 5,000 है, यानी मैं मानती हूँ कि 5,000 तक मैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर लॉस सहन कर सकती हूँ। बट यहाँ लॉस हुआ 10,000 का, बट 10,000 में से पूरे के पूरे 10,000 आपको लॉस बेयर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी 5,000 का लॉस मान लिया था। तो आपने ये रिजर्व इस लॉस में एडजस्ट करना पड़ेगा। उसकी एंट्री अलग से होती है, वो आपको अभी करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ अभी कंसेप्ट समझना है कि जो 10,000 लॉस हुआ उसमें से 5,000 तो मेरी तैयारी थी ना, यानी मुझे एडिशनल और कितना लॉस बेयर करना पड़ेगा, 5,000। ये एडिशनल लॉस को मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करना पड़ेगा, जो एडिशनल लॉस हुआ है। और फिर इन्वेस्टमेंट की जो ओरिजिनल एग्जैक्ट फिगर है, करंट फिगर है, वो बैलेंस शीट में शो करनी पड़ेगी। ये हुआ सेकंड एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जांपल में हमने क्या देखा था कि मेरे लिए इन्वेस्टमेंट की
वैल्यू 50 है, मार्केट में वो 48 है, यानी इन्वेस्टमेंट पे मेरा लॉस हुआ 2000, बट मेरी लॉस की तैयारी कहाँ तक थी, 5000 लॉस बेयर करने की मेरे में ताकत थी, बट लॉस कितना हुआ, 2000 हुआ, तो बचा हुआ पैसा हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे और 2000 का लॉस हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ सेकेंड एग्जांपल में मेरे लिए मार्केट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50 थी, बट मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी थी, 40,000 थी, यानी अगेन यहाँ लॉस हुआ 10,000 का। तो क्या मेरी 10,000 का लॉस की तैयारी थी, क्या नहीं, मेरी तैयारी कितनी थी, 5,000 तो कंपनसेट हो जाएगा, यानी एडिशनल कितना और लॉस मुझे बेयर करना पड़ेगा, 5,000, वो लॉस बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। सपोज ऐसा है 50,000 की वैल्यू है और 50,000 की मार्केट वैल्यू है, यानी इसमें ना लॉस हो रहा ना प्रॉफिट हुआ, तो इसमें ये जो रिजर्व का पैसा है वो मैंने मान लिया था कि लॉस होगा, बट लॉस हुआ ही नहीं, तो ये रिजर्व का पैसा कहीं यूज हो ही नहीं रहा ना, तो उसको पार्टनर्स में बांट। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एडजस्ट होता है इन्वेस्टमेंट के लॉस में। लॉस हुआ तो उतना लॉस कंपेंसेट करो, एडिशनल लॉस रिकॉर्ड करो, लॉस नहीं हुआ पूरा का पूरा रिजर्व का पार्टनर्स में बांट दो। अब इस एग्जांपल में क्या करो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने क्रिएट कितना किया हुआ है, आपको लायबिलिटी में बताया है कि हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट किया है 12,500, यानी इस 15,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने कितना क्रिएट किया, 15,000। अब ये रिजर्व का पर्पस क्या है कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर लॉस होता है तो 15,000 तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 15,000 के ऊपर अगर लॉस होता है तो वो लॉस आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। 15,000 तक आपकी तैयारी है कि हम ये लॉस बेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपने इसमें ऑलरेडी इस रिजर्व में कुछ अमाउंट प्रॉफिट का डाल के रखा है, ऑलरेडी आपने प्रॉफिट कम करके रखा है, तो ये 15,000 तक हम लॉस सस्टेन कर सकते हैं। अब क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट आपको दिया है 1,08,000, बट ये 1,08,000 की इन्वेस्टमेंट रिड्यूस्ड बाय 22,500, उसकी वैल्यू 22,500 से कम हुई, यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने पे आ चुकी है, 85,500 पे वैल्यू कम हुई, यानी मेरी एसेट की वैल्यू कम हुई, तो मैंने एसेट में से माइनस किया है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी आ गई है, 85,500। जो इन्वेस्टमेंट मेरे लिए 1,08,000 थी, आज मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है, 85,500, क्योंकि दिया है कि 22,500 का लॉस हुआ। बट ये फुल लॉस मेरे लिए कि पूरा का पूरा 22,500 का लॉस नहीं है ना, इसमें से कुछ लॉस हो सकता है, मैं मान के चली थी, कितना लॉस हो सकता है, 15,000 का, यानी आउट ऑफ 22,500 15,000 लॉस तक मेरी तैयारी थी, यानी 22,500 में से 15,000 तक लॉस हम एडजस्ट कर देंगे, यानी एडिशनल लॉस कितना हो रहा है, 7,500। ये एडिशनल लॉस बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। अब ये एडिशनल लॉस मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो ये लॉस की एंट्री करनी पड़ेगी। लॉस है तो सबसे पहले शो करो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, टू इन्वेस्टमेंट कितना लॉस हुआ, 7,500। कैसे आया 7,500, टोटल लॉस 22,500 था, बट उसमें से 15,000 तक हमने ऑलरेडी लॉस करके मान लिए थे, तो एडिशनल लॉस जो है दैट विल बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 7,500, यानी हमने 15,000 से वो लॉस का बैलेंस कहां से कम किया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये मेरे पास ऑलरेडी लॉस करके माना था, वो मैंने वहां से डिडक्ट कर दिया। 22,500 का टोटल लॉस हुआ, उसमें से 15,000 ऑलरेडी लॉस मैंने मान के चली थी, तो एडिशनल लॉस जो होगा वो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा एट 7,500। एंड
एंड रिवाइज्ड फिगर ऑफ इन्वेस्टमेंट मुझे इन्वेस्टमेंट में शो करनी पड़ेगी। असेट में 1,08,000 था, उसमें से मेरे डिक्रीज हुई वैल्यू 22,500 की, यानी मेरा रिवाइज्ड फिगर ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है 85,500। क्या अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कोई बैलेंस है कि कोई बैलेंस नहीं है? जितना भी रिजर्व था वो पूरा का पूरा यूज किया है ना लॉस के अगेंस्ट, तो इसमें कोई अमाउंट बची है क्या? एक भी अमाउंट नहीं बची, तो आपको इसको कहीं भी अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। वो लॉस को उतना 15,000 से हमने एडजस्ट कर दिया, जो एडिशनल लॉस हुआ वो रिकॉर्ड किया, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 22,500 से रिड्यूस हुई, यानी आज उसकी वैल्यू कितनी है 85,500, जो बैलेंस शीट में आ चुकी है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पर्पस है कि इन्वेस्टमेंट पे अगर लॉस होता है तो वो लॉस को एडजस्ट किया जाए, कंपेंसेट किया जाए, तो अलग से उसकी तैयारी करके रखो। पहले मान लो कि हाँ इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर इतना लॉस हम बेयर कर सकते हैं, एडिशनल लॉस को मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट रिजर्व क्रिएट किया था 15,000, यानी ये फॉर्म की तैयारी थी कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर 15,000 तक हम लॉस बेयर कर सकते हैं। बट लॉस टोटल कितना हुआ 22,500, उसमें से 15,000 हमने ऑलरेडी मान लिए थे लॉस होगा, तो एडिशनल लॉस कितना हुआ 7,500, जो आपके लिए लॉस होने के कारण मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में शो किया, और इन्वेस्टमेंट की करंट फिगर जो आज की है 85,500 वो हमने बैलेंस शीट में शो किया। अब रिजर्व में कोई बैलेंस नहीं है, जो पूरा का पूरा अमाउंट था वो पूरा का पूरा अमाउंट लॉस के अगेंस्ट आपने एडजस्ट कर दिया, तो रिजर्व में कोई भी अमाउंट नहीं है। अगर रिजर्व में अमाउंट बचती तो वो हमने क्या किया होता, पार्टनर्स में बांट दिया, बट ऐसा कुछ है नहीं। रिजर्व में जो भी था वो पूरा का पूरा लॉस के अगेंस्ट एडजस्ट हो चुका है, तो रिजर्व में अब कोई भी पैसा बैलेंस नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे, इसमें अगर कोई डाउट है तो हम लाइव सेशन में इसको और अच्छे से कवर कर सकते हैं। बाकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो चेक करते हैं बैलेंस शीट। कैपिटल्स हमने पोस्ट कर दिए हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एडजस्ट हो चुका है, जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, क्रेडिटर्स पोस्ट हो चुके हैं, बिल्स पेबल पे कोई रिवैल्यूएशन नहीं था, हम लायबिलिटी में शो करेंगे बिल्स पेबल 60,000। चेक करो असेट साइड, असेट में लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यू हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट रिवैल्यू हो चुकी है, डेटर्स रिवैल्यू हो चुके हैं, गुडविल हम एंट्री के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे, अब इसकी ट्रीटमेंट हम नहीं करेंगे। जब गुडविल हम रिकॉर्ड करेंगे तब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। P&L एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस पार्टनर्स में बांट दिए हैं, कैश का बैलेंस कैश में ट्रांसफर हो चुका था। नाउ क्लोज रिवैल्यूएशन अकाउंट 2:1 में डिवाइड करेंगे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट ही दिखता है, who are these capital? Two sum is capital। कैलकुलेट करते हैं, $29,350, $19,350 divide 19,350 in 2/3 and 1/3।
450 12,900. Now, in working note, pass entry for capital. First working note for capital. New partner कितना कैपिटल फॉर्म में ला रहा है आपको दिया हुआ है. राजू पेज 30,000 एज इज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर. राजू ने कैपिटल लाया यानी कैश लाई, पैसा लाया फॉर फॉर्म. कैश इज कमिंग इन एंड राजू इज गिवन एंट्री ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय राजू इज कैश टू राजू's कैपिटल 30,000. लाया हुआ कैपिटल फर्म किसी में भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है. राजू का पैसा है, आप सबको मालूम है. राजू को ही ये अमाउंट वापस करेंगे एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ राजू. कैश के डेबिट में टू राजू's कैपिटल, राजू कैपिटल के क्रेडिट में बाय कैश. Second working note for goodwill. Goodwill. नया पार्टनर फर्म में कितना अमाउंट ऑफ गुडविल ला रहा है ये सबसे पहले हमें मिलेगा पॉइंट नंबर 2 में. राजू पेज 15,000 फॉर गुडविल यानी राजू ने गुडविल के लिए कितना अमाउंट लाया 15,000. तो राजू ने कैश में लाया, रेस नहीं दिया है, कैश में लाया. लाया हुआ गुडविल को किसके लिए लाएगा, ओल्ड पार्टनर्स के लिए लाएगा. तो ये गुडविल अमाउंट हमें डिवाइड करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स में. तो डिस्ट्रीब्यूशन की आती है सेकेंड एंट्री. सबसे पहले गुडविल अमाउंट ब्रॉट इन कैश, देन डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट्स ओल्ड पार्टनर्स. क्या ओल्ड पार्टनर्स ने उसको विथड्रॉ किया ऐसा दिया हुआ है क्या, यस दिया हुआ है. सेम पॉइंट में देखो आगे में हाफ ऑफ सम इज टू बी विथड्रॉन बाय आदिल एंड समीर. पूरा अमाउंट वो अपना शेयर नहीं लेकर के गए, हाफ अमाउंट लेकर के गए. तो विथड्रॉ की हमें सेकंड एंट्री पास, थर्ड एंट्री हमें पास करनी पड़ेगी. बट ये तो गुडविल उसने लाया, डिस्ट्रीब्यूट किया, पार्टनर्स ने विथड्रॉ किया. क्या पुराना गुडविल फर्म का कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रहा है क्या, हमें कैसे पता चलेगा. तो हमें ओल्ड बैलेंस शीट में अगर गुडविल दिया है यानी ये पुरानी फर्म का गुडविल है, नए फर्म में ये पुराना अमाउंट हमें लेकर के नहीं जाना है. नया पार्टनर जो फर्म में ला रहा है उससे हमें एंट्री करनी है. तो ये पुराना गुडविल, ओल्ड वैल्यू ऑफ गुडविल आपको कैंसिल करना पड़ेगा. तो मुझे इसमें और ओल्ड अमाउंट ऑफ गुडविल कैंसिलेशन की भी एंट्री करनी पड़ेगी. यानी इस क्वेश्चन में गुडविल की आएगी टोटल 4 एंट्रीज. कहां से, पहले ओल्ड बैलेंस शीट का गुडविल कैंसिल कर दो, वो कैंसिलेशन की एंट्री. कैंसिल करने के बाद नया पार्टनर जितना गुडविल लाएगा वो गुडविल अमाउंट जो वो ला रहा है उसकी एंट्री. गुडविल अमाउंट ब्रॉट इन कैश, लाया हुआ गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ओल्ड पार्टनर्स ने उसे विथड्रॉ किया तो ये 3 एंट्री और प्लस एक कैंसिलेशन की. ऐसे मुझे गुडविल की टोटल कितनी एंट्रीज करनी है, 4 एंट्रीज करनी है. तो जब गुडविल फर्म में लाता है नया पार्टनर तो पहले चेक करो क्या पुराने फर्म में गुडविल दिख रहा है क्या. अगर दिख रहा है तो उसको मुझे पहले कैंसिल करना पड़ेगा, फिर नया पार्टनर फर्म में नया गुडविल लाएगा. तो पहले गुडविल कैंसिलेशन की एंट्री हम पास करेंगे और कैंसिलेशन की एंट्री के लिए कभी भी रूल फॉलो नहीं होता. कैंसिलेशन सिर्फ अपोजिट इफेक्ट देने से होता है. तो गुडविल अमाउंट असेट में है, देखो ओल्ड बैलेंस शीट में असेट में है, वो असेट में है यानी गुडविल अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा, इसीलिए वो असेट में है. क्योंकि असेट मींस डेबिट बैलेंसेस, लायबिलिटीज मींस क्रेडिट बैलेंसेस. तो असेट में है यानी गुडविल अकाउंट
उस डेबिट को मुझे कैंसिल करने के लिए करना पड़ेगा क्रेडिट। कर दिया क्रेडिट। अब ये गुडविल में जो पुराने फॉर्म का गुडविल था, ये रेपुटेशन, ये इमेज कौन से पार्टनर्स की थी? ओल्ड पार्टनर्स की थी ना, इसीलिए डेबिट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स, दैट इज आदिल एंड समीर। किस रेशो में? उनके 3:1 सॉरी 2:1 इस रेशो में। ठीक, तो करते हैं 8000 एंड 4000। ये गुडविल जो पुराने बैलेंस शीट में दिख रहा है उसको मैंने सबसे पहले कैंसिल कर दिया, इसलिए मैंने कैंसिलेशन की एंट्री पास की। कैंसिलेशन के लिए कभी रूल फॉलो नहीं होता, गुडविल को कैंसिल करना है। गुडविल असेट में है, यानी वो डेबिट बैलेंस पे था, उसको जब मैं कैंसिल करूंगी तो मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। गुडविल यानी रेपुटेशन पार्टनर्स का फॉर्म का होता है, यानी पार्टनर्स का होता है, तो मैंने उसको डेबिट किया पार्टनर्स कैपिटल में। ओल्ड बैलेंस शीट में था, इसलिए हमने ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट को डेबिट किया उनके रेशो में 2:1। ये यहाँ गुडविल कैंसिल हो चुका है। अब कैंसिल करने के बाद नया पार्टनर ने कितना गुडविल लाया? पॉइंट नंबर 2, राजू पेज 15,000 फॉर गुडविल। राजू ने 15,000 गुडविल के लिए अमाउंट लाई, तो सबसे पहले गुडविल का पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट, मिला हुआ कैश गुडविल के लिए है, इसलिए गुडविल अकाउंट क्रेडिट। सबसे पहले गुडविल लाने की एंट्री, गुडविल अमाउंट रिसीव की एंट्री। मिला हुआ अमाउंट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, तो एंट्री पास होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू आदिल्स कैपिटल टू समीर्स कैपिटल। 15,000 को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो, बट सैक्रिफाइसिंग रेशो हम तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब क्वेश्चन में न्यू रेशो दिया है। न्यू रेशो यानी तो ओल्ड रेशो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशो मानना पड़ेगा, तो डिवाइड करेंगे हम 2:1 में, तो ये आएगा 10,000 and 5,000। अब लाया हुआ गुडविल, सबसे पहले गुडविल अमाउंट ब्रॉट इन, देन पेएबल। अब हम करेंगे पेड, बट उन्होंने अपना फुल अमाउंट विड्रॉ नहीं किया, हाफ अमाउंट। आदिल का शेयर इन गुडविल 10,000 है, तो उसे विड्रॉ कितना किया? हाफ, यानी 5,000। समीर का शेयर इन गुडविल 5,000 है, उससे फुल अमाउंट विड्रॉ नहीं किया, हाफ अमाउंट विड्रॉ किया, यानी 2,500। गुडविल विड्रॉ किया, यानी क्या विड्रॉ किया? गुडविल लाया तो कैश लाई थी, विड्रॉ करेंगे तो कैश ही विड्रॉ करेंगे, तो गुडविल अमाउंट लेकर के गए, दैट मींस फॉर फॉर्म कैश इज गोइंग आउट। कैश इज गोइंग आउट, इसलिए कैश को किया जाएगा क्रेडिट। कौन विड्रॉ कर रहे हैं? आदिल एंड समीर, दैट मींस आदिल एंड समीर रिसीवर ऑफ कैश, डेबिट द रिसीवर, आदिल्स कैपिटल एंड समीर्स कैपिटल। आदिल ने कितना शेयर विड्रॉ किया? फुल या हाफ? हाफ, यानी आदिल का शेयर 10,000 था, हाफ 5,000। समीर का शेयर 5,000 था, हाफ यानी 2,500। इसीलिए जितना टोटल डेबिट उतना टोटल क्रेडिट मिला था 15,000, पर विड्रॉ किया हाफ, दैट मींस 7,500। इस तरीके से गुडविल अमाउंट ब्रॉट इन कैश, पेएबल एंड पेड। ये एंट्री एडिशनल क्यों पास हुई? ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल था, वो ओल्ड था, इसलिए उसको मुझे कैंसिल करना पड़ा और कैंसिलेशन की एंट्री पास। ठीक, अब ये चारों एंट्रीज लेजर में पोस्ट कर देते हैं। आदिल समीर टू गुडविल, यानी आदिल समीर के डेबिट में टू गुडविल 8,000 4,000 गुडविल अकाउंट हमने ओपन नहीं किया है। देन कैश टू गुडविल, कैश के डेबिट में टू गुडविल,
गुडविल अकाउंट ओपन नहीं किया। गुडविल टू आदिल समीर, आदिल समीर के क्रेडिट में बाय गुडविल। आदिल समीर टू कैश, तो आदिल समीर के डेबिट में टू कैश। कैश के क्रेडिट में बाय आदिल्स कैपिटल, बाय समीर्स कैपिटल। ठीक, नाउ कैपिटल एडजस्टमेंट है। Capital of Adil and Sabir be adjusted taking Raju's capital as the base. Adjustment of capital is to be made through cash account. पहले आप करेंगे। कैपिटल एडजस्टमेंट है तो कौन सा रेशियो जरूरी है? न्यू रेशियो। सबसे पहले कैलकुलेट करो न्यू रेशियो। मैं भी कर रही हूँ बोर्ड पे, पहले आप करें। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। Working note for capital adjustment आपको आता है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। टेकिंग राजू एज बेस, न्यू पार्टनर का बेस लेना है। न्यू पार्टनर का बेस लेते हुए रिक्वायर्ड कैपिटल कैलकुलेट करो, एक्चुअल कैपिटल कैलकुलेट करो, एक्सेस डेफिसिट की एंट्री करो और टैली होना चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एक बार देख लेते हैं। आपको आता है फिर भी। न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए किसी न किसी एक पार्टनर के शेयर का बेस लेना है। हम हमेशा किसका शेयर का बेस लेंगे? न्यू, क्योंकि उसका न्यू शेयर हमें पता है। तो राजू's न्यू शेयर इज इक्वल टू 1/4। 4 रुपीस प्रॉफिट होता है तो 1 रुपी राजू को दिया जाएगा, बचेंगे 3 रुपए। ये 3 रुपीस रिमेनिंग शेयर है तो वो बचे हुए पार्टनर्स में डिवाइड होगा। तो ये 3 में से आदिल को कितना, समीर को कितना, वो कैलकुलेट करना है। तो मैंने न्यू रेशियो कैलकुलेट किया, रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड शेयर। आदिल ओल्ड पार्टनर है तो उसको रिमेनिंग में से तो मिलेगा ही, प्लस उसका ओल्ड शेयर भी मुझे कंसीडर करना पड़ेगा। दोनों को कंसीडर करके बना उसका न्यू शेयर 6/12। समीर अगेन ओल्ड पार्टनर है तो उसको रिमेनिंग में से भी मिलेगा, उसका ओल्ड रेशियो भी कंसीडर किया जाएगा। दोनों कंसीडर करके उसका न्यू रेशियो आएगा 3/12। राजू न्यू पार्टनर है तो उसको रिमेनिंग में से नहीं मिलेगा, उसका शेयर बताया 1/4। सबके डिनोमिनेटर में 12 है तो मुझे इसकी भी डिनोमिनेटर में 12 चाहिए। तो मैंने 3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया 3/12। तो न्यूमरेटर का रेशियो लिया 6:3:3। तो मैंने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैलकुलेट किया 2:1:1। आप यहाँ पर भी उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, बट सबको ये नहीं समझता तो मैंने पूरा कैलकुलेट किया, फिर उसको सिंपल
सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, ऐसा भी आप कर सकते हो। तो 2:1:1 दिस इज योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सारे पार्टनर्स के कैपिटल्स मुझे इस रेशियो में चाहिए। कितने चाहिए? कैलकुलेट करो विद द हेल्प ऑफ राजू's कैपिटल एज बेस। तो राजू के कैपिटल का बेस लेते हुए सभी पहले कैलकुलेट करो। रिक्वायर्ड कैपिटल आप कैलकुलेट कर सकते हो, करेंगे सभी। रिक्वायर्ड कैपिटल आदिल, समीर और राजू, इनके कैपिटल्स हमें चाहिए 2:1:1 इस रेशो में। कितने चाहिए वो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे। रिक्वायर्ड, किसी ना किसी एक पार्टनर का बेस लो, वहाँ स्पेसिफिकली दिया ही है कि राजू के कैपिटल का बेस लो, तो आ जाओ राजू के कैपिटल अकाउंट में। राजू का कैपिटल यानी क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट 30 माइनस डेबिट 0, दैट मींस राजू's कैपिटल 30,000, वो हम राजू के कॉलम के नीचे लिखेंगे 30,000। ये कुछ कहता है राजू 1 शेयर के लिए अगर 30,000 का कंट्रीब्यूट करता है तो इसका भी न्यू रेशियो 1 है ना, तो इसने 1 के लिए इसने भी कितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए? 30,000। 1 के लिए 30,000 कंट्रीब्यूट करता है तो समीर ने भी 1 के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए 30,000। राजू एज बेस लेना है। 1 के लिए राजू 30,000 का कैपिटल शो करता है फॉर्म में, तो आदिल का 2 के लिए कितना होना चाहिए? 60,000। दिस इज योर रिक्वायर्ड, ये मुझे चाहिए क्योंकि ये न्यू रेशियो में है। बट उनके कैपिटल में इतने बैलेंस होंगे क्या? नहीं होंगे। कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल कैपिटल बैलेंस। एक्चुअल कैपिटल बैलेंस आदिल, समीर, राजू का आपको मिलेगा उनके अकाउंट में जाके। तो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आदिल क्रेडिट माइनस आदिल का डेबिट। सब ना हमें इस रेशियो में उनके कैपिटल 60,000, 30,000, 30,000 इतने कैपिटल हमें चाहिए, बट उनके अकाउंट में कितना कैपिटल है ये हमें देखना पड़ेगा। ये कभी भी 60, 30, 30 ये नहीं होगा, ये हमें चाहिए 60, 30, 30, बट उनके कैपिटल में कितना बैलेंस है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें उनके कैपिटल अकाउंट में जाना पड़ेगा। आदिल का कैपिटल का बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, समीर के कैपिटल का बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, राजू के कैपिटल का बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। बैलेंस कैलकुलेट करना यानी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट का टोटल माइनस कैपिटल अकाउंट के डेबिट का टोटल। आपको हमेशा कैपिटल में क्रेडिट ही ज्यादा मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम केस में क्रेडिट ज्यादा मिलेगा। तो क्रेडिट माइनस डेबिट एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं चेक करती हूँ आदिल का, तो आदिल का क्रेडिट माइनस आदिल का डेबिट हम कैलकुलेट करते हैं जल्दी से। आदिल की क्रेडिट की टोटल माइनस आदिल के डेबिट की टोटल कैलकुलेट करेंगे सभी। आदिल क्रेडिट माइनस आदिल डेबिट, is 91,900। आदिल का बैलेंस इस क्रेडिट माइनस डेबिट मैंने कैलकुलेट किया तो आया 91,900। दिस इज आदिल्स एक्चुअल कैपिटल बैलेंस बट रिक्वायर्ड इज 60,000। नाउ फाइंड आउट बैलेंस ऑफ समीर्स कैपिटल अकाउंट। टेक द टोटल ऑफ क्रेडिट एंड माइनस डेबिट एंड फाइंड आउट द बैलेंस। क्रेडिट माइनस डेबिट अगर मैं करती हूँ तो आदिल का क्रेडिट
क्रेडिट माइनस समीर का डेबिट। इट्स 49,550। राजू का क्रेडिट माइनस राजू का डेबिट इज ऑलवेज सेम, तो 30,000 ही मिलेगा। ठीक, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट हमें करनी है आदिल एंड समीर में, क्योंकि उनका रिक्वायर्ड एंड एक्चुअल ये दोनों अलग अलग है, तो इनके डिफरेंस से मुझे एडजस्टमेंट करनी है। वो डिफरेंस आपके लिए या तो एक्सेस है नहीं तो डेफिसिट है। कैसे कैलकुलेट करना? आदिल्स रिक्वायर्ड कैपिटल इज 60, हमें चाहिए उसके अकाउंट में 60, बट उसके अकाउंट में है 91,900, बहुत ज्यादा पैसा है उसके अकाउंट में, तो उसको 60 करने के लिए 31,900 ये एक्सेस अमाउंट हम आदिल को वापस करेंगे, क्योंकि उसके अकाउंट में है 91,900 बट हमें चाहिए सिर्फ 60,000, तो एक्सेस अमाउंट हम उसको रिफंड कर देंगे। समीर के अकाउंट में रिक्वायर्ड इज 30 बट एक्चुअल इज 49,550, हमें चाहिए सिर्फ 30,000 बट उसके अकाउंट में है 49,550, दैट मींस अगेन समीर अकाउंट में एक्सेस अमाउंट है 19,550, जो एक्सेस होने के कारण हम उसको रिफंड कर देंगे। राजू में आपको ना रिफंड करना है ना उससे कुछ अमाउंट रिकवर करना है, जो 30 है वो 30 ही आपका रिक्वायर्ड भी है। तो हम अब ये एक्सेस की एंट्री पास करते हैं, आदिल को हम ये एक्सेस अमाउंट रिफंड करेंगे, वापस करेंगे, फर्म रिफंड करेगी, तो फर्म के लिए कैश इज गोइंग आउट एंड आदिल इज रिसीवर। एंट्री पास होगी आदिल्स कैपिटल टू कैश, डिफरेंस अमाउंट 31,900, समीर को रिफंड करेंगे 19,550, समीर इज रिसीवर ऑफ कैश एंड कैश इज गोइंग आउट। दोनों अकाउंट डेबिट हुए हैं, तो दोनों के डेबिट में टू कैश 31,900 एंड 19,550, कैश अकाउंट के क्रेडिट में by Adil's capital and by Samir's capital. अब ये एडजस्टमेंट करने के बाद उनके कैपिटल बैलेंसेस उतने ही आने चाहिए जितने रिक्वायर्ड है, तो सबके कैपिटल के बैलेंसेस ट्रांसफर करो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, सबके कैपिटल बैलेंसेस ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी कैश का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे और बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंसेस फाइंड आउट करते हैं, क्रेडिट का टोटल 129,900, उतना ही आना चाहिए जितना रिक्वायर्ड है।
फ्लक्चुएशन रिजर्व था। एक बार इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मैंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया है, इसको गो थ्रू करो, जो भी डाउट्स होंगे लाइव सेशन में